दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के जगत के एक ऐसे प्रचलित लेखक जिनको कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, उनकी लिखी हुई एक कविता जो कि बहुत ही प्रचलित है और उसका नाम है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कई ऐसी कविताएं लिखी, कई लेख लिखे, कई नाटक लिखे जो कि आज भी बहुत प्रचलित है। उन्हीं में से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक प्रसिद्ध कहानी जो है बड़े घर की बेटी। आइए शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी की कहानी। आनंदी एक बड़े घर की बेटी है, परंतु जहां उसका विवाह होता है वो घर उसके मायके जैसा नहीं होता। वो घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है बिना किसी शिकायत के। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाती। अब ऐसा क्या होता है, वो क्या करती है, चलिए जानते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पिता किसी समय में बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी नहीं होती, वो उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस ने ले ली है, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ भी नहीं, पर शायद दूध बहुत देती है, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और फिर वो एक दफ्तर में नौकर था। और छोटा लाल बिहारी सिंह जो कि दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वो सुबह उठकर सवेरे ही पी जाता था। श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल उसके विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बड़ी लिखापड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वो बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का हिस्सा बनते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। ये इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, आनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। उनका नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। उनकी 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए,
पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। वो न तो ये चाहते थे कि उनका ऋण का बोझ बढ़े और न उन्हें ये स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह करा दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए आया और भावस से बोला, जल्दी से इसे पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो दाल में घी बिल्कुल नहीं था। वो बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में डाल दिया है। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो आया है, इतना जल्दी खत्म हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। वो तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां गालियां सह लेंगी, मार भी सह लेंगी, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई और कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। तो आनंदी को भी क्रोध आ गया और मुंह लाल हो गया। वो बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखाते। अब उस अनपढ़ ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। वो जब भी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखते रही। अंत में शनिवार को वो नियमानुकूल संध्या समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी उन्हें सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे।
लाल बिहारी बोला, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा कि आखिर बात क्या हुई है। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खाना खाकर आनंदी के पास गए। आनंदी गुस्से से भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ बोले, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी बोली कि क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसे चपरासीगिरी करना भी नहीं आता मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं अकड़ता है। श्रीकंठ बोले, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम पड़े, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से ज़्यादा न था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। वो बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिता के पास जाकर वो बोले कि दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना ही सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले कि क्यों, क्या हुआ? श्रीकंठ बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक भी मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला कि बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ बोले, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं बुद्धिमान हूँ और इतना मूर्ख भी नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिन स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। वो बोले कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ लो। श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह बोले कि स्त्री के पीछे तुम ऐसा बोल रहे हो। श्रीकंठ बोला, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये स्वीकारना नहीं चाहते थे कि लाल बिहारी ने
कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां पर आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वो किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने वहां आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को वो जान गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर मैं नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में वे बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर आ अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर थी। बाप ने जिस मतलब से बात को पलटी थी वो उसकी समझ में नहीं आई और बोला कि लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह बोला, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ बोला, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सहन कर सकता, या तो वही इस घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभालूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए वो जहाँ चाहे वहाँ जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वो इतना ही मान सम्मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़का तक न था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही उसे बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से 2 गुने जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वो बहुत पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा और उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वो रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई ये न समझे कि वो रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों।
आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन वो पछता रही थी। वो स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतना गर्म क्यों होते हैं। उसे ये भी भय लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को वो ना कहे, तो ऐसे में मैं क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी पानी हो गया और वो रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा कि लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोला, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, उन्हें भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ बोले कि मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी बोली कि आप पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा न हो कि वो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला कि मुझे जाने दो। आनंदी बोली कि कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह न देख सके। आनंदी बोली कि मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाना। लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे ये मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। आनंदी बोली, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी थोड़ा पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा कि भैया, अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष ही स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा कि लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने भी ये वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा और बहुत तारीफ। सच में बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है।